हाँ तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। दो टॉपिक हमने पढ़े थे, मूल कर्तव्य और अनुसूचियाँ। आज अपन संविधान का एक टॉपिक और पढ़ते हैं, इसका नाम है प्रस्तावना। देखो भाई, प्रस्तावना, प्रियम्बल। आज अपन प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, प्रस्तावना से पहले एक बात जानते हैं कि भारतीय संविधान का नाम क्या है। तो इसके लिए एक नंबर है, वो है अनुच्छेद 393। और इसमें लिखा है भारतीय संविधान का शीर्षक। भारतीय संविधान का शीर्षक। भारत का संविधान है, तो ये हमारे भारतीय संविधान का शीर्षक है, भारत का संविधान। भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। और ये भी अपन ने चर्चा कर लिए कि इस संविधान में कुल भाग कितने हैं। कुल भाग हैं 22। कुल कितने भाग हैं? 22। और प्रत्येक भाग बंटा हुआ है अनुच्छेदों के बारे में, और ये है 395। ये पता होना चाहिए आपको, 395। और हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, अनुसूचियाँ। पहले तो 8 थी, और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए 12 है। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ये तो भारतीय संविधान है, इसमें तो 22 तो भाग हैं, 395 है अनुच्छेद, और 12 है अनुसूचियाँ। ये जो संविधान है, इस पूरे संविधान का सारांश, यदि इस पूरे संविधान का आपको सारांश देखना है और या देखने पूरे भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि भाई संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और यह हमें देखना है संविधान का उद्देश्य, तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये सब हमें यहाँ देखने को मिलेगा प्रस्तावना में। इसका मतलब भारतीय संविधान का सारांश, विशेषता और उद्देश्य, ये सब कहाँ अंकित है? प्रस्तावना में अंकित है। जब भारतीय संविधान की होती है ना शुरुआत, तो उसके सबसे पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना लिखी हुई। ये भी ध्यान रखना, भारतीय संविधान की कहाँ से शुरुआत होती है? तो प्रस्तावना से होती है। और आज अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूरे संविधान का सारांश, विशेषताएं, उद्देश्य और शुरुआत प्रस्तावना से होता है। आगे देखो, देखो इसके इसमें लिखा हुआ क्या प्रस्तावना में, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है, इसमें लिखा है कि शक्ति का केंद्र कौन है, ये बताया गया है प्रस्तावना में। मुख्यतः 4 चीजें बताई गई है। पहली चीज तो बताई गया है शक्ति का केंद्र। शक्ति का क्या बताया गया है? केंद्र बताया गया है। और ये अपन पढ़ेंगे, जब पहली लाइन लिखी है हम भारत के लोग, तो ध्यान रखना शक्ति का केंद्र जनता में निहित है। शक्ति का केंद्र किसमें है? जनता में। और क्या लिखा है प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में लिखा है कि सरकार का स्वरूप कैसा है। सरकार का स्वरूप कैसा है, या हमारे संविधान का क्या लक्ष्य है, टारगेट क्या है, अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमारे संविधान का क्या क्या टारगेट दे रखा है? तो ये दे रखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये हमारे संविधान का लक्ष्य है, या अपन बोल सकते हैं ये हमारे संविधान का स्वरूप है सरकार का। ये पता होना चाहिए शक्ति का केंद्र। अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है सरकार का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और देखो भाई, और अपन इसमें चर्चा करेंगे कि संविधान में साधन क्या क्या है।
तो इसमें दे रखे हैं न्याय की व्यवस्था कर रखी है। इसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे? न्याय की। और 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने न्यायों के बारे में चर्चा करेंगे? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यहाँ दे रखी है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ये सारे साधन है, ध्यान रखना। 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। अपन चर्चा करें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और यहाँ क्या दे रखा है? तो यहाँ दे रखा है समताएं। 2 प्रकार की समताएं हैं, वो भी ध्यान रखना। एक तो समता है किसकी? एक समता है प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा। और ये ध्यान रखना 2 प्रकार की समताएं हैं। और यहाँ लिखा है संविधान का संकल्प। या अपन बंधुता की बात कर सकते हैं, या अपन किसकी बात करते हैं? बंधुता की। तो ये भी 2 प्रकार है इसके, भाई ध्यान रखना। कौन कौन से? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक बात करेंगे व्यक्ति की गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता के बारे में तो ये अपन सारी चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना में शक्ति का कौन है केंद्र, और संविधान के लक्ष्य क्या है, और साधन क्या है। और लास्ट में देखेंगे संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो लागू होने की इसमें दे रखी है तिथि और दिनांक। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो आपको पता है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और कब किया गया? आत्मर्पित, तो 26 नवंबर 1949 को। ये अपन सारी चर्चा करेंगे किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। तो पहला शक्ति का क्या है? शक्ति का ध्यान रखना, कौन है केंद्र? जनता है। और फिर संविधान के ये लक्ष्य हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और फिर अपन का कौन कौन से साधन है, तो ये पता होना चाहिए। साधन में पहले क्या दे रखा है? न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समताएं, और यहाँ दे रखा है संकल्प, और क्या अपन बंधुता बोल सकते हैं। ये भी 2 है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये ध्यान रखना आप। ये अपन सारी चर्चा करेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना की पहली लाइन कहती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये इस प्रस्तावना की पहली लाइन है। इस लाइन के 2 अर्थ होते हैं, भाई ध्यान रखना। इस लाइन के कितने अर्थ होते हैं? 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो ये है कि भारत में जनता शक्तिशाली है, और भारतीय संविधान भारतीयों ने बनाया है और भारतीयों के लिए बनाया है। ये पता होना चाहिए कि भारत में जनता शक्तिशाली है, भारत में जनता शक्तिशाली है। और ये जो भारतीय संविधान है भारतीयों ने बनाया है। संविधान भारतीयों ने बनाया है और भारतीयों के लिए बनाया है, ध्यान रखना। संविधान भारतीयों ने बनाया है। संविधान भारतीयों ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। हम भारत के लोग, ये चीज़ें आपको क्या बताती है? ये बताती है लौकिक संप्रभुता के बारे में बताती है, भाई कि भारत में शक्ति का कौन केंद्र है, तो शक्ति का केंद्र जनता है। लौकिक संप्रभुता के बारे में हमें बताता है ये बात। तो पहली लाइन लिखी है हम भारत के लोग।
इसका मतलब है कि भारत में जनता शक्तिशाली है, भारतीय संविधान भारतीयों ने बनाया है और भारतीयों के लिए बनाया है। इसका मतलब जो है शक्ति का केंद्र वो जनता है। शक्ति का केंद्र कौन है? जनता है, ध्यान रखना। हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को भारत को एक बार ये भी प्रश्न आया हुआ है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। इससे पहले हमने पढ़े मौलिक कर्तव्य, वहां पर भी ध्यान रखना, वहां पर भी भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। जब हमने पढ़ी फंडामेंटल ड्यूटी, एक तो किस कौन से नंबर की, एक तीसरे नंबर की और एक 5वें नंबर की, तो यहाँ पर भारत शब्द का उल्लेख ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 2 बार है। एक फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पहले पूछा गया है। अब देखो क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये देखो हमने पढ़ा कि ये हमारे क्या है, संविधान का है लक्ष्य। कौन कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि भारत अपने 2 प्रकार के मामले, एक तो बाह्य और एक आंतरिक, दोनों में स्वतंत्र है। भारत अपने कौन कौन से मामले में, एक तो होता है कौन सा मामला, इंटरनल आंतरिक, वह कौन से बाह्य मामलों में, बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, पूर्णतया स्वतंत्र है, ध्यान रखना। भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये पता होना चाहिए, चाहे मामला आंतरिक हो चाहे बाह्य मामला हो, सब भारत ही तय करता है भाई। इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे देखो, अगला शब्द है समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद क्या होता है? हालांकि ये पता होना चाहिए, अब अपन धीरे धीरे समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। कि समाजवाद क्या है, देखो समाजवाद का मतलब होता है आय और वितरण के साधनों पर, आय व वितरण के साधनों पर, बताओ किसका स्वामित्व होना? स्टेट का स्वामित्व होना, भारत का स्वामित्व होना, आय और वितरण के साधनों पर किसका स्वामित्व होना? स्टेट का स्वामित्व होना, ध्यान रखना, राज्य का स्वामित्व होना। क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। लेकिन अपन समाजवाद से धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। 1991 से अपन धीरे धीरे झुकाव हो रहा है किसकी ओर? पूंजीवाद की ओर। समाजवाद से तात्पर्य चाहे मामला किस कौन से साधन, जितने भी साधन है उन सब पे समाज का अधिकार है। इसका अधिकार है, संपूर्ण समाज का हक है। ये होता है क्या? समाजवाद। तो आगे देखो, अगला हमने क्या पढ़ा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब समझ सकते हो, धर्म। और धर्म के मामले में भारत क्या है? धर्म के मामले में भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ये पता होना चाहिए। क्या होता है पंथ निरपेक्ष? तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत जितने भी धर्म है उन सबको समान महत्व देता है। भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है।
भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है। भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है। देता है। ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और, यहाँ ये सब लिखा है पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। भारत के लिए सभी धर्म क्या है? समान है। और भारत धर्म के मामले में तटस्थ है, ध्यान रखना। भारत धर्म के मामले में तटस्थ है, ये ध्यान रखना आप भाई। ये होता है। तो हमने तीन शब्द पढ़ लिए, समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। और अगला लिखा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक है ना? क्या होता है भाई लोकतंत्रात्मक? लोकतंत्रात्मक देखो, लोकतंत्रात्मक का मतलब है भारत में जनता का शासन है। जनता अपने शासकों का खुद चुनाव करती है। जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है। जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है। ये पता होना चाहिए, जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है। और आपने छोटी क्लास में परिभाषा भी देखी होगी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र कहलाता है। और भारत में जनता का शासन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, जनता के द्वारा किया गया शासन। लोकतंत्र कहलाता है, कहलाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े सरकार क्या, देखो सबसे पहले पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ नि, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला देखो गणराज्य क्या होता है। ये हमने संविधान के 5 पढ़े लक्ष्य। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य, गणराज्य का मतलब है प्रथम जो नागरिक है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। और भारत के जो प्रथम नागरिक है मतलब राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है बल्कि लोगों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। तो भारत के प्रथम नागरिक वंशानुगत न होकर, वंशानुगत न होकर, वंशानुगत न होकर, बताओ किसके द्वारा? लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो व्यवस्था है इसे क्या बोलते हैं? गणराज्य, रिपब्लिक। तो ये हमने पढ़े 5 संविधान के क्या पढ़े? लक्ष्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। फिर हमने पढ़े क्या क्या संविधान के साधन है। उसमें इसमें 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, ये पता होना चाहिए। देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये पता होना चाहिए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, कौन कौन से? सामाजिक
और ये आपको इनका पता होना चाहिए क्रम। अगला आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये पता होना चाहिए। और सबसे पहले क्या दे रखा है? न्याय। ये हमने पढ़ा ना, कौन कौन से साधन है। साधन में हमने पढ़ा हमारे से, ये जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 2 प्रकार की समताएं हैं और 2 ही हमारा संकल्प या बंधुता है। ये देख रहे हैं भाई न्याय कौन कौन से हैं? तो 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको इनका पता होना चाहिए क्रम। देखो पहला कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? देखो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय तो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ 5 बात, जैसे किसके आधार पर भेदभाव नहीं करना? तो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय कहलाता है। ये पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। हमने कहा प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। पहला हमने पढ़ लिया कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सबको सम्मान देना, अवसर। ये कौन सा न्याय है भाई? सामाजिक न्याय है। अगला देखो, अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है भाई? आर्थिक न्याय तो किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति को जो काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना। और इनकम यानी किसके आधार पर? कमाई के आधार पर। और और जो मिलती है सुविधाएं, तो सुविधाओं के आधार पर भेदभाव नहीं करना। सुविधाओं के आधार पर समान अवसर देना, सुविधाओं के आधार पर समान अवसर देना आर्थिक न्याय कहलाता है। सुविधाओं के आधार पर समान अवसर देना कौन सा न्याय कहलाता है? आर्थिक न्याय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने 2 न्याय देखे, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक। एक और है जिसका नाम है राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय है? राजनीतिक न्याय क्या होता है भाई? राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय, इसमें ध्यान रखना, भाग लेना किसमें? शासन व्यवस्था में भाग लेना राजनीतिक न्याय कहलाता है भाई। शासन व्यवस्था में भाग लेना राजनीतिक न्याय कहलाता है। और ये भी हमने पढ़ा, हमारे यहाँ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना मत दे सकता है, स्वयं उसमें उम्मीदवार बन सकता है। ये ध्यान रखना। ये कौन सा न्याय कहलाता है? राजनीतिक न्याय। इसका मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट वोटिंग, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र कितने साल है? 18 साल से ज़्यादा है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है,
वो किसी को भी वोट दे सकता है और शासन व्यवस्था में भाग ले सकता है। और शासन व्यवस्था में भाग लेना क्या कहलाता है? राजनीतिक न्याय। ये जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, इसके लिए आपको ध्यान रखना, संविधान हुआ 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989। और इस संशोधन के तहत जो आयु है, वोट डालने की आयु, वोट डालने की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। तो वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये पता होना चाहिए, कितने वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ये हमने कहा भाई ये पता होना चाहिए, राजनीतिक न्याय, शासन व्यवस्था में भाग लेना, वोट देना, और यदि कोई किसी भी प्रकार का हो इलेक्शन, उसमें खुद उम्मीदवार बन सकता है। ये सारी जो है, इन सबको अपन बोलते हैं राजनीतिक न्याय। क्या बोलते हैं? राजनीतिक न्याय। तो देखो हमने पढ़ा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की चर्चा करी? 3 प्रकार के। और उसके बाद ये रखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। स्वतंत्रताएं तो पहले तो दे रखे हैं न्याय, और उसके बाद में क्या है? स्वतंत्रताएं। और कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और किसकी? उपासना की। उपासना की क्या है? स्वतंत्रताएं हैं। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रताएं हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। प्रत्येक व्यक्ति, इसके दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो उसकी वो अभिव्यक्ति कर सकता है। अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर सकता है? बोल कर सकता है, लिख कर सकता है, या वो कोई पुस्तक छपवा कर भी कर सकता है, या आजकल का जो ज़माना है सोशल मीडिया पोस्ट करके भी कर सकता है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा भाई चुप रहना भी एक तरीके क्या है? अभिव्यक्ति है। और फिर हमने कहा आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो और उसमें विश्वास भी रख सकते हो, और उपासना के लिए वो सारे क्या है? स्वतंत्र है प्रत्येक व्यक्ति। तो ये हमारे 5 प्रकार की क्या दे रखी है? स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आगे बढ़ेंगे, कौन से नंबर का? अनुच्छेद 25। उसमें लिखा है प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा: लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। ये खराब नहीं होने चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसमें विश्वास कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। इसको अपन आगे बढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वहाँ देखेंगे, यहाँ आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रताएं। और आपको इनका पता होना चाहिए सबसे पहले क्या लिखा है। पहले तो है 3 न्याय, और उसके बाद है 5 स्वतंत्रताएं, और साथ ही 2 समताएं हैं। तो क्या है? समता, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की और अवसर की समता है। ध्यान रखना, ये 2 प्रकार की क्या है? समता है। तो समता और समानता, इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो, जैसे एक शब्द तो है समता, और इससे मिलता जुलता ये शब्द कौन सा है? समानता है। इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। देखो, समता क्या होती है और समानता क्या होती है। जैसे 3 जने हैं भाई, 3 व्यक्ति ए, बी और सी। हमने सबको 100-100 रुपये दिए, हमने मतलब सरकार ने। तो ये तो चीज़ क्या हो गई? ये तो हो गई समानता। लेकिन हमारे यहाँ क्या लिखा है? समता। समता का मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है। जैसे 3 जने हैं, एक व्यक्ति के पास पहले से ही 100 रुपये हैं, एक के पास पहले से 90 रुपये हैं, एक के पास पहले से 50 रुपये हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ हमने ये जो ए व्यक्ति है इसको हमने कुछ भी नहीं दिया,
जो बी है उसको हमने 10 रुपये दे दिए, इसके पास 100 हो गए, और इसने हम इसको हमने 50 दे दिए, इसके भी कितने हो गए 100। तो जिसको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से संसाधन उपलब्ध करवाना, ये तो क्या है, समता है। और समानता का मतलब है सबको समान रूप से संसाधन उपलब्ध करवाना। ये पता होना चाहिए। दो प्रकार की समताएं हैं हमारे। भैया आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक कोई मैदान है, उसमें कोई मैच चल रहा है और बाहर लगी है बाउंड्री, तो ये बाउंड्री है। अब 3 बच्चे मैच देख रहे हैं, और एक बच्चा जिसकी हाइट ठीक ठाक है वो मैच देख रहा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो हमने उसको एक बॉक्स दिया, इसके ऊपर खड़ा होकर वो क्या देख रहा है, मैच देख रहा है। और एक बच्चा और जिसकी हाइट और कम है, तो हमने उसको 2 बॉक्स दे दिए, अब वो आराम से मैच देख रहा है। तो ये जो है प्रकार, इसे बोलते हैं समता। क्या बोलते हैं, समता। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार की हमारे क्या है संविधान में, समताएं हैं। 3 प्रकार के न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। और देखो आगे, और आगे लिखा हुआ है भाई बंधुता। तो 2 प्रकार की बंधुता है, ध्यान रखना। बंधुता, या अपन इसको बोल सकते हैं संविधान का संकल्प भी बोल सकते हैं। तो 2 संकल्प है, कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक तो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, ये एक भाईचारा होना चाहिए। दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये क्या है, संकल्प समझ लो, या 2 बंधुता है, ध्यान रखना। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसको अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। इसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 में, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, कौन सा, गरिमापूर्ण जीवन। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो जीवन शब्द है, ये शब्द बहुत ही बड़ा शब्द है, ध्यान रखना। इसमें 3 लोगों का जीवन शामिल है। इसमें मानव का भी जीवन शामिल है, जानवर का भी जीवन शामिल है, और पर्यावरण भी शामिल है। ये अपन आगे पढ़ेंगे भाई, व्यक्ति की क्या पढ़ेंगे, गरिमा। और इसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे नंबर 21 नंबर अनुच्छेद। यहाँ लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। तो ये ध्यान रखना। और एक संकल्प क्या है, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना। ये ध्यान रखना, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना। तो ये हमने क्या पढ़ी, बंधुता। और क्या लिखा है संविधान में, और हमने कहा लागू होने की तारीख लिखी है, कौन सी तिथि है भाई। संविधान को कब किया गया स्वीकार, कब इसको किया स्वीकार, तो ध्यान रखना। यहाँ प्रस्तावना में दे रखी है संविधान के लागू होने की तिथि, और वो तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और साथ में इसको हम बोल सकते हैं तिथि नहीं, दिनांक है ये, क्या है, दिनांक है। और वो है दिनांक 26 नवंबर 1949। और साथ में ये भी लिखिए कौन सी तिथि को लागू हुआ, तो ये भी पता होना चाहिए। ये तिथि कौन सी है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। विक्रम संवत 2006, बस ये पता होना चाहिए। तो हमारे प्रस्तावना में ये लिखा है 26 नवंबर 1949। और कब है तिथि, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को हमने क्या क्या किया, हमने कहा संविधान को अंगीकृत किया। संविधान को क्या किया, अंगीकृत। और हमने संविधान को किया अधिनियमित। और हमने किया आत्मार्पित। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और क्या करते हैं, आत्मार्पित। जय हिंद, जय भारत। और ये सारी चीज़ें कब हुई है,
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। देखो पहला शब्द क्या लिखा है, अंगीकृत का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एडोप्ट। इसमें पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना, संविधान को स्वीकार करना। अगला लिखा है हिंदी में अधिनियमित, इनेक्ट। इसका मतलब होगा संविधान को लागू करना, संविधान को लागू करना। और एक और है आत्मर्पित, गिव टू अवर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वयं पर लागू करना, स्वयं पर लागू करना, स्वयं पर क्या करना, लागू करना। और ये आपको इन शब्दों का क्रम पता होना चाहिए, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए। पहले क्या लिखा है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई आप सबको प्रस्तावना भी कंठस्थ होनी चाहिए। तो ये हमने शब्द टू शब्द देखी क्या, प्रस्तावना। देखो एक बार थोड़ी सी चर्चा वापस करते हैं। हमने पढ़ा प्रस्तावना, भारतीय संविधान की सारी विशेषता इसमें है, सारा का सारा सारांश है, और सारा इसमें क्या है, उद्देशिका। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना का एक नाम और है, वो भी पता होना चाहिए, प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान का क्या है, उद्देश्य अंकित है, इस कारण इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। फिर हमने कहा क्या लिखा है, तो हमने कहा लिखा है हम भारत के लोग। इसका मतलब यहाँ शक्ति का जो है केंद्र वो जनता में निहित है। किस में निहित है, जनता में। फिर हमने पढ़े संविधान के लक्ष्य, और फिर हमने पढ़े साधन, और फिर हमने कहा किस दिन लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949। तो ये हमने प्रस्तावना देखी शब्द टू शब्द। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व ये दो प्रकार की क्षमताएं हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की और क्या प्राप्त करने का, और प्राप्त करने का है ध्यान रखना, अवसर की क्षमता है। और फिर हमने पढ़ा दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमने प्रस्तावना देखी भाई, शब्द टू शब्द पता होना चाहिए, और इनका क्रम भी पता होना चाहिए। और देखो आगे और क्या पढ़ता है, और देखो यदि अपन देखते हैं ना प्रस्तावना, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भारत का संविधान बना तो 60 जो देश है उनके संविधान को पढ़ा गया। तो ये हमने कहाँ से लिए प्रस्तावना, तो यह प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो ध्यान रखना यूएसए से ली गई। हमने ये विचार लिया है कहाँ से, यूएसए से। लेकिन अभी हमने जो शब्द है के लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये हमने प्रावधान एक देश से किया जिसका नाम है आयरलैंड। ये भी पता होना चाहिए, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। कौन से शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, स्वीकार करना, लागू करना और स्वयं पर लागू करना, ये ध्यान रखना। ये हमने प्रावधान लिया है कहाँ से, आयरलैंड से। और ये जो है पूरा प्रस्तावना का स्रोत क्या है, यूएसए। यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने लिया प्रस्तावना का फिलोसॉफी लिए, ध्यान रखना। और यदि पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो 3 देश आ गए, कौन कौन से, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। और जो ये मेन स्रोत तो क्या है, यूएसए। और जो 3 शब्द है ये हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये हमने लिए आयरलैंड से। ये भी पता होना चाहिए। अब देखो आगे और क्या ध्यान रखना है आपको, और आपको ध्यान रखना है इसके थोड़े इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं भाई। प्रस्तावना का थोड़ा इतिहास देखते हैं, संविधान सभा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो भारतीय जो संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। तो इधर ध्यान दो,
संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की 5वीं बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो बैठक है इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव बताओ किसने प्रस्तुत किया? तो ध्यान रखना, ये प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रस्ताव कौन सा है? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और ये जो प्रस्ताव है इसमें 8 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 8। और ये जो 8 उद्देश्य हैं यही वर्तमान में है प्रस्तावना का आधार। इसका मतलब वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो यहाँ से ली गई है, उद्देश्य प्रस्ताव से। और ये कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। और ये प्रस्तुत किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसमें 8 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 8। यहाँ पर एक बात बोली गई कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। पंडित जी ने क्या कहा? हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। और इन्होंने प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें 8 उद्देश्य थे। और पंडित जी का मानना था इस संविधान को बनाया जाए तो इन 8 बातों का मेनली ध्यान रखना है। और ये जो 8 बातें थी यही वर्तमान में अपन किसके रूप में पढ़ते हैं मोस्टली? तो ये अपन पढ़ते हैं प्रस्तावना के रूप में। इसका मतलब जो वर्तमान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। अब ये भी देखते हैं इसमें 8 प्रस्ताव कौन कौन से थे। देखो कौन कौन से प्रस्ताव थे जो बताए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखो पहला प्रस्ताव इन्होंने बताया कि भारत को क्या बनाना है? भारत को स्वतंत्र करना है। भारत को संप्रभु बनाना है। और भारत को गणराज्य बनाना है। तो 3 बातें बताई। कौन कौन सी? स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य। ये अपन पढ़ लिया भाई। देश को तो उस समय क्या करवाना था? पहले हम करवाएंगे आज़ाद। फिर भारत का मामला चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, भारत स्वतंत्र रहना चाहिए। और भारत का पहला नागरिक वंशानुगत नहीं होगा बल्कि लोगों द्वारा चुना जाएगा। ये पहला उद्देश्य था। सेकंड उद्देश्य था ये जो संविधान बना रहे हैं ये किन के ऊपर लागू होता? तो ध्यान रखना ये संविधान लागू होगा, उस समय था ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांत है वहाँ लागू होगा। और कहाँ लागू होगा? वो लागू होगा चीफ कमिश्नरी प्रदेशों पे। चीफ कमिश्नरी प्रदेश। और ध्यान रखना कहाँ लागू होगा? उस समय ब्रिटिश प्रांत 11 थे और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रदेश। कौन कौन से? ABCD। ध्यान रखना A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। और कहाँ लागू होगा? तो और लागू होगा यह देसी रियासतों पर, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों पर लागू होगा। ध्यान रखना ये किस पे लागू होगा? देसी रियासतों पे। और ध्यान रखना ये किस पे लागू होगा? ये जो भारत के द्वारा बाद में कोई क्षेत्र क्या कर लिया जाएगा उससे बोलते हैं अधिग्रहित क्षेत्र, तो इसके ऊपर भी क्या होगा? लागू होगा। जैसे हमने बाद में किए गोवा और पुदुचेरी। तो ये दूसरा उद्देश्य था कि किन के ऊपर ये लागू होगा? तो ये जो पूरा भारत है, अखिल भारत, इसके ऊपर क्या होगा? लागू होगा संविधान। ये था दूसरा उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तीसरा उद्देश्य क्या था? तो तीसरा उद्देश्य था कि एक तो है सेंटर, एक होते प्रांत, तो इनको स्वायत्ता दी गई। किसको? प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी बनाया। प्रांतों को क्या दी जाएगी? स्वायत्ता, मतलब ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। इसको प्रांत को बनाएंगे। तो ये 3 उद्देश्य थे। अगला देखो चौथा उद्देश्य क्या था? तो इनका चौथा उद्देश्य था संविधान कैसा भी बना लेना लेकिन उसमें जनता का शासन होना चाहिए। तो भारत में जनता का शासन होगा। भारत में जनता का शासन।
और अगला देखो, पांचवा उद्देश्य क्या था? पांचवा उद्देश्य ये था कि भारत के जो है नागरिक, उनको क्या मिलेंगे? तो उनको तीन प्रकार के तो क्या मिलेंगे? न्याय मिलेंगे, जो अभी अपन ने पढ़ लिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेंगे। और क्या मिलेगी? और इनको मिलेगी स्वतंत्रताएं। और ये ध्यान रखना, अभी तो पांच है लेकिन इस समय आठ थी। कितनी थी? आठ। व्यक्तियों को आठ प्रकार की क्या मिलेगी? स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी है देखो? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये तो हमने पांच आज भी पढ़ ली प्रस्तावना में, लेकिन उस समय जो उद्देश्य प्रस्ताव आया तो उसमें आठ प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कितने प्रकार की? आठ प्रकार की। तो पांच तो ये बिजनेस की, व्यवसाय की, कार्य की, और एक और थी, ध्यान रखना, संघ बनाने की। तो ये आठ प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता ऐसा पर्सन पूछ ले कि अभी तो कितने प्रकार की है? पांच। लेकिन ये जो आया उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें कितने प्रकार की थी? तो आठ प्रकार की थी। और यहाँ पर थी तीन प्रकार की समताएं भी। लेकिन वर्तमान में दो ही है। वर्तमान में दो कौन सी है? वो तो हमने पढ़ लिया। एक हमने पढ़ लिया प्रतिष्ठा की, एक हमने पढ़ लिया किसकी? एक हमने पढ़ लिया, ये ध्यान रखना, अवसर की समता। ये दो शब्द तो दे रखे थे, कौन से? प्रतिष्ठा और एक ध्यान रखना तीसरी और थी समता, वो थी विधि के समक्ष समान समता। विधि के समक्ष समता से बोलते बिफोर लॉ। कौन सा लॉ? बिफोर इक्विटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, इक्विटी बिफोर लॉ। जबकि हमारे वर्तमान में दो ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वर्तमान में पांच है, लेकिन यहाँ कितने दे रखी? आठ। ये हमारा पांचवा उद्देश्य था। अगला देखो, छठा उद्देश्य। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, क्या पता कभी एग्जामिनर पूछ ले। इधर तो वर्तमान में तो पांच है, लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया इसमें तीन एक्स्ट्रा थी। वर्तमान में जो समताएं हैं वो तो दो ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा थी, कौन सी? विधि के समक्ष समता। ये ध्यान रखना, इक्विटी बिफोर लॉ। एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो है विधियों का समान संरक्षण होना। और यह है विधि के समक्ष समता, इक्विटी बिफोर लॉ। इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो हमने कहा कानून के समक्ष सभी समान है, ये जो बात ऐसे बोलते हैं इक्विटी बिफोर लॉ। और एक के भाई महिलाओं व बच्चों के साथ सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है सरकार द्वारा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यह है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ ध्यान रखना, वहां तो दो प्रकार की है मूल प्रस्तावना में, लेकिन यहाँ कितने प्रकार की थी? तीन प्रकार की। अगला उद्देश्य क्या? देखो, छठा उद्देश्य। इसमें क्या लिखा? छठा उद्देश्य में लिखा है कि भारत में जो वंचित वर्ग है, कौन सा वर्ग है? वंचित वर्ग है, या जो जो व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग है। कौन सा वर्ग? अल्पसंख्यक वर्ग है। और कौन है? तो और पता होना चाहिए, जो जनजाति वर्ग है। कौन सा वर्ग है? जनजाति वर्ग है। इन सब के हितों का संरक्षण किया जाएगा, इन सब के हितों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। इनके हितों का क्या होगा? विशेषकर संरक्षण किया जाएगा। यह था कितने नंबर का उद्देश्य? 6 नंबर का उद्देश्य। अगला देखो, सातवां कौन सा? सातवां है कि भारत संप्रभु होगा तीन जगह। भारत क्या होगा? संप्रभु। कितनी जगह होगा? तीन जगह। कौन कौन सी? एक है नभ में होगा स्वतंत्र, जल में भी क्या होगा? संप्रभु होगा। और जो है कौन सा? जमीन यानी थल पर भी क्या होगा? संप्रभु होगा। कहाँ कहाँ पे? नभ में, जल में और थल में भारत संप्रभु होगा। भारत सॉवरेन कंट्री, ध्यान रखना। अगला है लास्ट, आठवां उद्देश्य, और ये था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के ऊपर काम करेगा। और ये भी अपन पढ़ते हैं कितने नंबर का? 51 नंबर का आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद। उसमें लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता जो भी होगा वो मध्यस्थता से करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। तो ये हमने पढ़े 8 उद्देश्य।
और ये कब प्रस्तुत किए गए ये भी पता होना चाहिए। संविधान की 5वीं बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। और ये है उद्देश्य प्रस्ताव, किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने एक बात कही कि जब संविधान बनेगा तो इन 8 बातों का विशेषकर ध्यान रखा जाएगा। और ये हमने 8 बातों की चर्चा करी है। और यही जो है उद्देश्य प्रस्ताव, ये वर्तमान में क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाती है भाई। अगली एक बात और ध्यान रखना, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? वो तो हमने कहा कितनी तारीख को प्रस्तुत हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन प्रश्न आ जाए उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये बाद में किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान का बहिष्कार कर दिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। पारित किया गया, ये पता होना चाहिए। कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें 8 उद्देश्य थे। यही जो 8 उद्देश्य हैं वर्तमान में प्रस्तावना का आधार है। और देखो और क्या आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना के बारे में। तो एक बात ये भी पता होनी चाहिए, प्रस्तावना क्या नहीं है? प्रस्तावना क्या नहीं है? प्रस्तावना क्या नहीं है? तो इसमें पता होना चाहिए क्या है भाई यार। प्रस्तावना क्या नहीं है? तो पहली बात है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल, वाद योग्य नहीं है। मतलब जो बातें प्रस्तावना में लिखी है इसके आधार पर आप कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। या अपन ये बोल सकते हैं अवाद योग्य है, एक ही बात है। आगे ए उपसर्ग लग गया, अवाद योग्य है। सेम ही तो बात है, लेकिन अपन कई बार ऐसे उड़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, वाद योग्य नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल। या अपन बोल सकते हैं अवाद योग्य है। या अपन ये भी लिख सकते हैं गैर परिवर्तनीय है। क्या है? गैर परिवर्तनीय। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। और दूसरा, प्रस्तावना शक्ति का केंद्र नहीं, ध्यान रखना। प्रस्तावना शक्ति का केंद्र नहीं है। प्रस्तावना किसका केंद्र नहीं है? शक्ति का केंद्र नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं, ध्यान रखना। ये लिख सकते हैं शक्ति का स्रोत नहीं है। इसका मतलब जो बातें प्रस्तावना में लिखी है प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, ये ध्यान रखना। और प्रस्तावना जो विधानमंडल है, जो संसद है, इसकी जो शक्ति है इसको कमजोर भी नहीं करती, ये ध्यान रखना। प्रस्तावना संसद या विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का स्रोत नहीं है। प्रतिबंध लगाने का स्रोत नहीं है। ये ध्यान रखना, प्रस्तावना चाहे तो संसद या विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का स्रोत नहीं है। ये ध्यान रखना, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, शक्ति का स्रोत भी नहीं है, और विधानमंडल इनकी शक्तियों को कमजोर भी नहीं करता है। कौन? प्रस्तावना। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए प्रस्तावना के बारे में। और देखो और क्या जान सकते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो प्रस्तावना का महत्व है कि इसमें लिखिए जनता की आकांक्षाएं, जनता की आकांक्षाएं।
और उनके सपने, ये सारी चीज़ें आप कहाँ देख सकते हो? प्रस्तावना में देख सकते हो। और ध्यान रखना प्रस्तावना के बारे में एक बात और पता कर सकते हो आप, और क्या है, मैं तो ध्यान रखना जहाँ पर संविधान की व्याख्या करनी हो तो संविधान की व्याख्या में सहायक है प्रस्तावना, ध्यान रखना। का मतलब यदि हमें संविधान की क्या करना हो, व्याख्या करनी है, तो अपन प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। तो ये आपको मैं तो भी पता होने चाहिए। अब देखो कुछ वाद देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो प्रस्तावना के बारे में देखो, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वाद। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। जैसे देखो, एक हम पढ़ते हैं बेरूबाड़ीवाद, इससे पहले एक के गोपालनवाद, एक के गोपालनवाद। ये हुआ 1950 में। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना कहाँ पर है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये बात सबसे पहले बोली गई कौन से वाद में? एक है गोपालन वाद में। दूसरा वाद ध्यान रखना, एक है बेरूबारी वाद, बेरूबाड़ी वाद। कुछ जगह बेरूबाड़ी भी है, एक ही बात है। बेरूबारी वाद ये हुआ 1960 में। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं। ये बात बोली। बेरूबारी एक जगह थी जो बाद में पाकिस्तान को दे दी गई, और हमने संविधान में संशोधन किया, 9वां संविधान संशोधन, उसके तहत ये जगह जो बेरूबाड़ी किसको दे दी? पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ प्रस्तावना में लिखा था संप्रभुता, कि भारत अपने चाहे किसी प्रकार का मामला हो, आंतरिक हो चाहे बाह्य, भारत स्वतंत्र है। तो ये जो जगह है वो भारत सीधे ही किसको सौंप सकता है? सीधे ही पाकिस्तान को दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो ध्यान रखना, यदि कोई जगह किसी को हमें, जैसे ये जो शब्द है ना बेरूबाड़ीवाद, इसमें ये जगह थी जो किसको दे दी? पाकिस्तान को, ध्यान रखना। तो हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन के बगैर अपन नहीं दे सकते कोई जगह, ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखना, ये बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बल्कि जिन्होंने संविधान बनाया उनके विचारों को जानने की कुंजी है। जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संविधान बनाया उनके विचारों को जानने की क्या है? जी है, विचारों को जानने की है। विचारों को जानने की क्या है? कुंजी है। बस आप तो एक ही बात ध्यान रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन सा वाद है? बेरूबाड़ी। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, कौन से वाद में का भाग नहीं है? ध्यान रखना, बेरूबाड़ी वाद। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। और ये हुआ 24 अप्रैल 1973 को, इसका फैसला सुनाया गया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन किसकी भांति प्रभावी नहीं है? लेकिन किसकी भांति? अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं, लेकिन अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। लेकिन अनुच्छेदों की भांति प्रभावी, ये ध्यान रखना।
ये सबसे बड़ी पीठ थी वर्तमान तक की। केशवानंद भारतीवाद कब हुआ? 24 अप्रैल 1973 को। इंटरेस्टिंग बात है, इसमें 13 जजों ने फैसला दिया था और फैसला आया 7-6 से। ये वर्तमान तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। ये जो संवैधानिक पीठ होती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 145 में लिखा है कि भाई कौन सी पीठ बनेगी? संवैधानिक पीठ। और इसके होते हैं अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर एक बात और कही केशवानंद भारती में कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती। मूल ढांचे में नहीं कर सकती। जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती संसद, और किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचा क्या होता है? तो ये समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बताता है ये मूल ढांचा है या मूल ढांचा नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है, लेकिन किसमें नहीं हो सकता? बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि संविधान में संशोधन करना हो तो कौन कर सकती है? संसद। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में भी एक बार संशोधन किया जा चुका है और उसमें 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3। ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। वो कौन कौन से? समाजवाद, ये मूल संविधान में लिखा हुआ नहीं था, बाद में जोड़ा 1976 में। पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता, ये ध्यान रखना। 3 शब्द जोड़े कौन से संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, ये ध्यान रखना, ये कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ। इसके बारे में अपन पूरी चर्चा मूल करते हुए में कर चुके हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भारत के रक्षा मंत्री थे, ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह। और ये सब जोड़े 3, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये हमने 3 वाद देखे। पहला वाद है एक के गोपालन वाद। इसमें कहा कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। फिर देखा बेरूबाड़ी वाद 1960, यहाँ बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। और फिर केशवानंद भारती में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ज़्यादा प्रभावी नहीं है। और भारत की जो संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। मूल ढांचा, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। फिर हमने कहा प्रस्तावना में भी वर्तमान तक एक बार संशोधन हो चुका है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये भी पता होना चाहिए संशोधन कब लागू हुआ। ये लागू हुआ 3 जनवरी 1977 को। तो देखो हमने 3 बार देखे सुप्रीम कोर्ट के। अगला एक और देखते हैं, देखो वो है SR बम्बईयावाद। SR बम्बईयावाद ये हुआ 1994 में। और यहाँ पर लिखा है पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। एक 95 में हुआ कौन सा वाद, एक वाद हुआ था, ये हो गया कौन सा वाद, ये हो गया 95 में हुआ था। एक बात और ध्यान रखना, LIC वाद 1995 कौन सा वाद है, ध्यान रखना LIC वाद। और इसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है, आंतरिक भाग है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो, ये हमने मोस्टली क्या पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रस्तावना के बारे में, ये ध्यान रखना आप। एक और पढ़ सकते हैं गोलकनाथवाद, तो भाई थे विलियम गोलकनाथ करके, गोलकनाथवाद 1967। और इसमें बोला प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। ये आपको जो हमने वाद पढ़े इसमें से मुख्य मुख्य दो ध्यान रख लेना। बेरुबाड़ीवाद में तो कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और एक वह केशवानंद भारती, उसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब कुछ देख लेते हैं व्यक्तियों के कोटेशन। जैसे एक व्यक्ति जिसका नाम है KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इस व्यक्ति ने, इन्होंने क्या कहा भाई प्रस्तावना के बारे में, तो इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, संविधान की राजनीतिक कुंडली है। जब किसी व्यक्ति की चेक करते हैं ना कुंडली, तो पूरा जीवन पता चल जाता है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं प्रस्तावना, तो हमें पूरे संविधान के बारे में पता चल जाता है। हमने पहले ही कर लिया, प्रस्तावना संविधान का सारांश है। जैसे एक व्यक्ति जिनका नाम है मुंशी, और इन्होंने कहा राजनीति क्या है, कुंडली है। ये व्यक्ति ठाकुरदास भार्गव, और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अमूल्य भाग है, प्रस्तावना संविधान का अमूल्य भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, अमूल्य भाग है। और इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, और इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह भी पता होना चाहिए। बात किसने कही, ठाकुरदास भार्गव ने। एक व्यक्ति जिनका नाम है N पालखीवाला, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कौन सा कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है, यह ध्यान रखना। ये बात किसने कहा, N पालखीवाला। ठाकुरदास भार्गव ने कहा अमूल्य भाग एक कुंजी है, आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली। ये बात किसने की, कुंडली वाली KM मुंशी ने। और देखो कोटेशन किसने क्या कहा भाई प्रस्तावना के बारे में। तो ये आप मुख्य मुख्य बातें पता होनी चाहिए। ये देखो KM मुंशी, ठाकुरदास भार्गव और N पालखीवाला। और देखो अगला, यदि पूछे प्रस्तावना लागू कब हुई थी, प्रस्तावना लागू, प्रस्तावना लागू कब हुई ये पता होना चाहिए। प्रस्तावना लागू हुई थी 20 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, पूर्ण संविधान लागू हुआ था। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1930 चल रहा था, 1929 का एक लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। वहां पर जो है उन्होंने नक्की किया था कि हर साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, आज़ादी दिवस। लेकिन देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो हमने कहा उस दिन को यादगार बनाने के लिए, इसको 26 जनवरी को, तो हमने संविधान कंप्लीट बन गया 26 नवंबर 1949 को। फिर भी हमने 2 माह का वेट किया, और पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन क्या लागू हुई है, प्रस्तावना। अब एक व्यक्ति जिन्होंने प्रस्तावना के ऊपर डिजाइनिंग का काम किया,
प्रस्तावना पर डिजाइनिंग का काम किया है। तो राम मनोहर सिन्हा थे वो, ब्योत राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, ध्यान रखना। ये व्यक्ति राम मनोहर सिन्हा जिन्होंने इन पे डिजाइनिंग का काम किया, किस पे, प्रस्तावना पे। ये अपने आज मोस्टली कौन सी बातें करी, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा और प्रस्तावना को जानने का प्रयास किया। इसमें कौन से शब्द लिखे हैं, तो आपको शब्द टू शब्द याद होनी चाहिए प्रस्तावना। ये ध्यान रखना। तो हमने पहले पढ़े मूल कर्तव्य, फिर पढ़ी अनुसूचियां, आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा जिसका नाम क्या है, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना आप सबको याद होनी चाहिए। चलो मिलते हैं अपना अगले वीडियो में। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलो धन्यवाद।